फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो है हम कैसे निकालते हैं, और फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिक को हमने देखा था, ठीक है, और उसके स्टेप्स को हमने देखा था। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो जो स्टेप्स आपको लिख के दिए हैं वो हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, और उससे अप्लाई करने की प्रोसीजर क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा मैंने आपको बोला था कि x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है इक्वेशन, तो इसे फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और आपको पता है कि कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बट अब इसके हमें इससे क्या बोलना है, हमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करिए, ऐसा उनका बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या अभी चेक कर लिए कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज मेथड कैसी होती है मैं अभी आपको इसके पहले भी थोड़ा बता चुका हूँ, तभी आज इस एग्जाम्पल की तरफ हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको पता है कि जो सी वाली टर्म होती है आपकी, उस सी वाली टर्म को आपको लेना है और उस सी वाली टर्म के फैक्टर्स क्या क्या गिर सकते हैं वो देखना है। सबसे पहले बात करूं तो 2 10 20 होता है, ठीक है। मैं तो मैं छोटे से जाता हूँ, ठीक है, जैसा मैं बोलूँ आपको 1 20 जा, ठीक है, 4 5 जा, ठीक है, 4 5 जा, ठीक है, और 2 और 10, ठीक है। अब देखो ये जितने भी मैंने फैक्टर्स लिखे आपके हमने लिखे होंगे आपको, इस फैक्टर्स को हम देखे तो हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 5 4 जा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, आपको जो लगे वो 4 5 जा 5 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 और 20, मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट नंबर को लेने के बाद आपको मिडल नंबर की एडिशन आनी चाहिए। अब मिडल नंबर की एडिशन यहाँ पे तो -9 है, तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर है क्या जिसका एडिशन -9 आ सकता है। देखो अगर मैं 10 + 2 करूँ तो ये 12 हो जाएगा, पर 10 - 2 करूँ तो ये 8 होगा, मतलब ये फैक्टर को हमको नहीं लेना है। उसके बाद 20 - 1 करूंगा तो ये 19 हो जाएगा, 1 - 20 करूँ तो -19 होगा, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। तो अपने पास बचा कौन सा है, 5 और 2। क्या हम इसे -9 बना सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते हैं, चलो देखते बना के कैसा होगा ये। अगर मैं बात करूं -9 लाना है, तो -9 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा इसको फैक्टर कैसे करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं आपको करके बता रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x² माइनस, ध्यान रखना है आपको मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से देखना है आपको। यहाँ पे 5x माइनस 4x प्लस 20 कर सकता हूँ मैं, हाँ क्यों नहीं कर सकता, ऑब्वियस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको पता है मेरे पास ये फैक्टर है, इस फैक्टर को मैं सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडिशन क्या आनी चाहिए, -9x आनी चाहिए, और मुझे पता है कि -5x माइनस 4x क्या आता है, -9x आता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x², ठीक है। तो यहाँ से तो मैं इतना टर्म तो लिख लिया। अब मैं कहा, मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में क्या बोला था कि जो पहले वाले 2 टर्म दिख रहे हैं आपको, उसमें से x कॉमन ले लो, ये x - 5 हो जाएगा। यहाँ से आप -4 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x - 5। आप बोलेंगे सर x - 5 कैसे लिखाते हैं, 4 5 होता है 20, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 20। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है आपको, जो लास्ट वाला नंबर है उससे क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमें ऐसा सुटेबल फैक्टर देखना है जिसके एडिशन मिडल टर्म आ जाए, और मिडल टर्म के एडिशन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। उसके बाद x कॉमन निकालना है, यहाँ से जो भी कॉमन निकले कांस्टेंट निकले, कांस्टेंट ही निकलेगा दरअसल, कांस्टेंट निकालना है, और कांस्टेंट निकालने के बाद अंदर बच्चे वाली टर्म इस टर्म से मैच करना है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे समझेंगे कि x - 5 रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म होती है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको 2 टर्म जो होते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये सिमिलर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको क्या बोला था मैंने, x - 5 लिखना है और x - 4 लिखना, जो कॉमन वाले एक बार और अनकॉमन वाले, जो कॉमन वाले हैं उसे एक बार लिख लीजिए, और x - 4 जो बचा वो उसे वैसा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला था। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि इक्वल टू 0, और मैंने आपको बोला था एक रिजल्ट, क्या बोला था, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी बोल दो, रिजल्ट बोल दो जो आपको लगे, प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2
numbers, product of two numbers is 0. क्या बोला था मैंने? अगर दो नंबर की प्रोडक्ट किए तो आपको अगर वो 0 मिलती है, then at least one of them is 0. अब इसका मतलब मैंने आपको पिछले बार भी समझाया था और एक बार समझा दो। उसका क्या बोलना है कि इसमें से एक तो भी फैक्टर क्या होगा? 0 होगा। और मैंने आपको बोला था एक फैक्टर था 0 और दूसरा फैक्टर था 4। तो मैंने आपको बोला था 0 into 4 क्या होता है? 0। तो वन ऑफ देम इज 0। और इस प्रॉपर्टी का अप्लाई हम यहां भी कर सकते हैं। कैसा? देखो, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा x - 5 और x - 4 इक्वल टू 0 है, तो हम इससे ऐसा लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 5, x - 5, यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ सके। देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ इसे, x - 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि लीनियर में होना चाहिए। मैंने अपने स्टेप्स में देखा है हमने, ठीक है, मैंने आपको लिखा के दिया था, ठीक है, लीनियर में होना चाहिए, तो लीनियर में है ये। उसके बाद क्या है? x - 4, x - 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4। तो देखो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 4, तो उसका क्या बोलना है कि यहां से अगर मैं x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 4 को देखूं, तो देखो अगर मैं x इक्वल टू 5 को लेके अगर इसको 0 करता हूं, ठीक है, तो उसमें से उसका क्या बोलना है कि उसका प्रोडक्ट करने के बाद 0 आना चाहिए, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। मतलब उसका क्या बोलना है, आप तो एक तो इसको लेके 0 करो, नहीं तो इसको लेके 0 करो, और बोला, ठीक है। आप तो नहीं तो x इक्वल टू 5 को लेके इस इक्वेशन को 0 करो, मतलब इस फैक्टर को लेके LHS इक्वल टू RH लाने की कोशिश करो, तो x इक्वल टू 4 को लेके LHS इक्वल टू RH लाने की कोशिश करो। उसका क्या बोलना है कि दोनों भी एक साथ डाल के मत 0 करो, दोनों भी एक साथ डाल के मत 0 करो, उसमें से एक तो भी आपको नॉन 0 होना चाहिए। नॉन 0 मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज से प्रॉपर्टीज हमें ये प्रूफ होता है। द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and 4। द रूट of the given quadratic equation are 5 and 4, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और एक बार बता दो प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया अगर आपको आंसर 0 आता है, ठीक है, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका तो आंसर हो गया, ठीक है। जो आपका रूट है वो क्या है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है 5 and 4। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना क्या था कि दोनों कोई भी आप दो नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट अगर आपके पास 0 आता है तो उसमें से एक तो भी क्या हो जाएगा? 0 होगा, दूसरा नहीं होगा। मतलब आप तो एक तो x इक्वल टू 5 को लेके इसको प्रूव करो, नहीं तो और बोला है x इक्वल टू 4 को लेकर प्रूव करो, ये क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी का मीनिंग, और इस प्रॉपर्टी को हम हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ से सोच के हम देखते हैं इसका अप्रोच कैसे आता है। तो देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है आपके पास x² - 15x + 54 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस से 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा सा देखा था, फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हमें करना क्या है? तो सबसे पहले हमें करना है इसका फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करने के लिए मैंने आपको बोला था कि सबसे लास्ट वाली टर्म पर फैक्टर्स को हमें ढूंढना है, ठीक है, कि एडिशन क्या आ जाए? -15 आ जाए। तो देखते हैं किस टेबल में 54 आता है, तो हम फटाफट 9 4 36 होता है, 9 5 45, 9 6 54 होता है, ठीक है। तो 9 6 54 क्या 9 और 6 में -15 बना सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा क्यों नहीं बना सकते, देखते हैं हम कैसा। तो यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो मैं सबसे पहले सोल्यूशन में ये लिखूंगा, ठीक है। तो फैक्टर्स में गलत मत करना, ठीक है, उससे प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ठीक है। तो 9 + 6 कितना होता है? 15। और 15 एडिशन लानी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x² - क्या होगा? -15 x + 54 करना है। तो -15 x को लाने के लिए मुझे 9 और 6 की एडिशन कैसे करनी पड़ेगी? तो मुझे करनी पड़ेगी इसकी एडिशन। देखो यहाँ से मैं कर सकता हूँ यहाँ से -6, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे,
देखो मैं यहाँ से कर सकता हूँ -9x - 6x + 54 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, x को कॉमन ले लो, x - 9, यहाँ से 6 को कॉमन ले लो, 6 × 5 = 36, 6 × 36, 6 × 52, 6 9 = 54, राइट, 6 9 = 54। तो यहाँ से x रह जाएगा, यहाँ से -। अब बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस कैसे लेके आपने, देखो अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, इसलिए मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि x - 9 और x - 9 मुझे क्या करना है, सेव करना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से देखेंगे मैंने x - 9 मिलेगा और x - 6 मिलेगा, इक्वल टू आप 0 कर दो। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लगाओ, क्या बोलना है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ two numbers is 0, if the product of two numbers is 0, then at least one of them is, उसमें से एक 0 होगा। तो मैं इस फैक्टर को कैसे लिखूंगा फिर, x - 9 इक्वल टू 0, x - 6 इक्वल टू 0, और यहां से मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। ठीक है, दोनों में से एक को लेकर करके 0 कर लो। तो एक अगर 0 कर लिया आपने तो दूसरा नॉन 0 होना चाहिए, और दूसरा 0 कर ले तो एटलीस्ट बोला है उसने, ठीक है, कम से कम एक 0 होगा, ऐसा बोला उसने, एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, उसमें से एक तो भी क्या हो जाएगा, होगा 0 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने इसको बता दिया आपको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये था सिंपल क्वेश्चन का। इसमें थोड़ा टफ पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं आपको कर दूंगा 7th वाला एंड 8th वाला। ठीक है, 7th वाला और 8th वाले पे क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले मैं उसका एक बेसिक क्वेश्चन ले लेता जो 7th और 8th में बोला गया है, इसके बाद हम देखते हैं अच्छा वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे जैसा हमारा सुटेबल एग्जाम्पल से आपको समझ भी जाए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3rd वाला लिख देता हूँ। ठीक है, 2y² + 27y + 30 इक्वल टू 0। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपको क्या एक नया दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो यहाँ से आपको y² का कोएफिशिएंट दिख रहा है। इसके पहले आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि वहां पे आपको दिख रहा होगा कि x² का कोएफिशिएंट हमेशा क्या था, 1 था, बट यहाँ पे बात अलग होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, y² का कोएफिशिएंट 2 हो रहा है। तो इसमें लगता है थ्योरम, वो थ्योरम कैसा होता है, देखो इसके फैक्टर कैसे निकालें। ठीक है, वो थ्योरम का मैं जो प्रूफ है या उसका जो डिटेलिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल अप्लाई कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या करना है आपको, यहाँ इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये जो दिख रहा है आपको a और ये दिख रहा है c, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेना। तो बताओ 13 2 क्या होता है, मैं बोलूंगा 13 × 2, तो ये होता है 26। ठीक है, अब ये 26 के ऐसे फैक्टर गिनाना है कि एडिशन 26 बनना है। तो मैं बोलूंगा देखो 26 को क्या से क्या ऐसे फैक्टर है कि एडिशन 27 आ जाए, तो तुम बोलेगे सर 26 1 × 26, सिंपल, दूसरा तो यही। ठीक है, 26 1 × 26, दूसरा कोई है क्या यहाँ पे, मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे तो दूसरा कोई है ही। तो क्या करेंगे, सिंपल लगा लेंगे फंडा। चलो फटाफट लगा देते हैं, सोल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये सोल्यूशन भी लिख लेना, मैं थोड़ा डमी के लिए आपको बता रहा हूँ, और ये एग्जाम में भी कर सकते हैं आप साइड में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसा मिल जाएगा, देखो 2y² प्लस, ठीक है, 26y प्लस 1y प्लस 30। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, देखो 26 प्लस 1 27y। अब ये तुम बोलेंगे सर y² होगा क्या, नहीं, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, दिस एडिशन। y प्लस y हमेशा 2y होता है। ठीक है, y × y y² होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो मैं यहाँ से मेरे को सिंगल टर्म बनानी है y के सिंगल टर्म बनानी, तो यहाँ से मैं 2y को कॉमन ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता हूँ। जैसे मैं 2y को कॉमन ले तो यहाँ पे बचने वाला कौन है, y है, क्योंकि 2y × y 2y² हो जाएगा। प्लस यहाँ से अगर मैं कोई व्यू तो 26 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 1 × 2, क्या बचा 6, 2 3 × 6। तो मेरे पास क्या बचेगा रिमाइंडर, और जो मेरा रिमाइंडर तो 0 0 बच जाएगा, और मेरा जो आंसर आया वो किससे डिवाइड किया, मैंने किससे डिवाइड किया, 30 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब बोले सर यहाँ पे y क्यों लिए, तो यहाँ पे मैंने y कॉमन ऑलरेडी ले लिया है। प्लस
यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 + 13। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था ये टर्म बन के तो ऑटोमेटिकली ये टर्म लाने की कोशिश करना है आपको, क्या कॉमन लेना आपको समझना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक। यहाँ से आप देख रहे होंगे कॉमन कौन से y + 13 y + 13, तो मैं y + 13 को लिखूंगा पहले इक्वल टू, बाद में लिखेंगे इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, देखो अनकॉमन वाले कौन से 2y + 1, तो यहाँ से 2y + 1 लिखूंगा इक्वल टू क्या करूंगा 0। अब लगाऊंगा बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में लिखता नहीं हूँ, आपको पता है प्रॉपर्टी, ठीक है, और वही 10 बार लिखना टाइम वेस्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज, बट आपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो बोलेंगे सर नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आगे लिखना है, बट आपको क्वेश्चन का फंडा समझा रहा हूँ मैं कि एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो y + 13 2y + 1 = 0। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा y + 13 = 0 एंड सेकंड क्या लिखूंगा मैं 2y + 1 = 0। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा y = -30 और 2y + 1 = 0 है, तो यहाँ से मुझे 2y = -1 मिलेगा, तो y = क्या मिलेगा -1/2। तो देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मुझे y = -30 या y = -1/2, इन दोनों को यूज करके उसे 0 करना है। ठीक है, उसमें से एक को यूज करके 0 करना है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश की। यहाँ से आपको मिले 2 रूट्स, तो आप लास्ट में क्या लिखोंगे, तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जो r, इज नहीं है, एक नहीं है, 2 है तो इसे r लगाना पड़ेगा। y = -13 एंड क्या है यहाँ पे y = -13 एंड y = -1/2, ये 2 रूट्स मिल गए आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे एक चीज नई सीखने को मिली आपको कि a और c को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाइए और उस नंबर का ऐसा फैक्टर कीजिए कि एडिशन आपको मिडल टर्म मिल जाए। ठीक है, और ये मिल गई तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। चलो तो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखता हूं मैं 7 और 8 आपको करवा के देता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 आपने ट्राई करके देखना, 3 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं जमा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। 7x + 7x + 5√2 = 0। √x² + 7x + 5√2 = 0। अब मैंने आपको पहले बोला था कि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, वैसे भी हम जनरली लगाती है क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 भी रहा तो 1 × दिस ऑब्वियस हो जाएगी। ये आपका a है, ये आपका क्या है b। आपको क्या करना है a × b करना है। ठीक है, तो a × b करने का मुझे क्या मिलेगा √2 × 5√2। अब बोलेंगे सर इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। देखो ये तो 7 8 स्टैंडर्ड वालों को भी आ सकता है क्योंकि रैशनल नंबर 9 स्टैंडर्ड में वैसे आता है CBSE का। ठीक है, तो उनको बहुत इजीली आ सकता है। आप 10 स्टैंडर्ड में तो आपको आ ही जाएगा। देखो √2 × √2 करना, तो √2 × √2 क्या होता है 2 होता है। कैसे होता है √2 × √2 2⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 2⁻1/2। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्या होता है पावर्स ऐड हो जाते हैं जब सेम नंबर्स हो गए तो पावर्स क्या होता है 1/2 + 1/2। आपको होता है 1/2 + 1/2 क्या होता है 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 2। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी √× अगर सेम नंबर हो गए ऑटोमेटिकली क्या करना अंदर को मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपको वैसा नहीं करना ऐसा करना है तो क्या करना है √2 × √2 करना है मुझे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो √4, तो 4 क्या होता है 2। ऐसा भी कर सकते हैं 2 और मल्टीप्लाई कौन है 5, तो 5 × क्या होता है 2 10 होता है। अब 10 कैसे क्या फैक्टर करके आंसर 7 आ जाए देखते हैं। ठीक है, एक ही दिख रहा है वो 5 × 2, 5 और 2 5 × 10। इसलिए आपको टेबल थोड़ा सा टेबल तो आती है सबको, बट इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक फट करके, क्योंकि हम टेबल बोल के ही बैठेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। वहाँ पे 54 था इसलिए मुझे थोड़ा सा मैंने आपको वहाँ पे करके दिखाया, बट जनरली हमको छोटा नंबर दिया तो फट करके हमें दिमाग में आना चाहिए कि इसका फैक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन क्या आ जाएगा। तो देखो √2x² प्लस 5 और 2 तो क्या हो जाएगा 5x + 2x + 5√2। ठीक है, = 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां से कैसे करना है, यहां तक तो हम पहुंच गए, आपने पहुंचा दिया हमें, पर यहां से इसके बाद कैसे करना है, इधर कैसे क्या कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, इधर कैसे क्या हम कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे आपको समझने लायक बात है
कि आपको कैसा करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बोल देता हूँ। देखो यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, बचेगा कौन, √2 प्लस √2x प्लस 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ x ना, √2x प्लस 5। यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको √2 लाना है, यहाँ पे √2 आना ही है। √2 आना है तो करना क्या पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें, ये तो आएगा नहीं। तो आप क्या कर लो, सिंपल देखो मैं बोलता हूँ आप क्या करो, यहाँ पे √2 को कॉमन ले लो, किस √2 को, इस √2 को, ठीक है। आप जैसे ही √2 को कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ पे √2 मिल जाएगा, x मिल जाएगा प्लस 5 मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर कैसे, कैसे यहाँ पे √2 आ जाएगा। मैं बोलूँगा देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो √2 को मैंने कॉमन ले लिया, ध्यान रखना है यहाँ पे, आप मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे √2 को कॉमन लिया। क्यों √2 को कॉमन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं √2 को कॉमन लेता तो मुझे 2 बना सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2 अभी बता थोड़ी देर पहले 2 कैसे निकाला। यहाँ से आप देख रहे हो कि दोनों कॉमन लाने थे, मैंने क्या बोला कि ये आपका आ गया तो ऑटोमेटिकली ये लाने की कोशिश आपने करना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिलने वाले टर्म्स को इसको देखते हैं फटाफट, √2x प्लस 5 एंड सेकेंड वाली टर्म कौन से, तो बोलेंगे सर x प्लस √2 इक्वल टू 0। और मेरे वाले टर्म देखते हैं फटाफट, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखना मत भूलना क्वेश्चन में भी, ठीक है। मैंने लिखा तो आपने लिखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आप क्या मिलेगा आपको, देखते हैं हम, √2x इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर मेरे को √2 प्लस x है ना, तो √2 प्लस 5 इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, √2x माइनस 5। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/√2 क्या आ जाएगा, -5/√2। सेकेंड देखिए हम क्या मिलेगा हमें, जो था हमारा और क्या मिलेगा हमें, x प्लस √2 है, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो मुझे एक ये फैक्टर मिल गया और मुझे एक ये फैक्टर मिल गया। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर x इक्वल टू -5/√2 एंड x इक्वल टू -2। तो ये थी प्रोसीजर, जो सिंपल प्रोसीजर थी। रूट वाले एग्जाम्पल देखे तो आप डर जाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रूट वाले में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज या नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत आगे भी बहुत काम आएगी। मैंने आपको बोला था कि लास्ट वाली केस कुछ चीज़ों के फैक्टर नहीं निकलते, बट उस केस में क्या होगा ये हम सीखेंगे जल्द ही। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये कंसेप्ट को समझना, बेसिक कंसेप्ट है ये, हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल इक्वेशन, ठीक है। तो फैक्टर्स लेना मत भूलना, टेबल्स एटलीस्ट 10 तक कभी बहुत अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक। 15 तक आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, 10 तक कभी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं लास्ट 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको और अच्छा समझ सके। 8 वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, देखो 8 वाला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन 3x², ठीक है, क्या है 3x² माइनस 3x² माइनस 2√x प्लस दिया है 2 इक्वल टू 0। अब देख लूंगी यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 2 सा क्या करूंगा 6 करूंगा, ठीक है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर आपको पहला और लास्ट वाला नंबर दिया तो उसमें एक थ्योरम लगता है, वो थ्योरम का मैं थोड़ा डिटेलिंग आपको दे दूंगा नेक्स्ट इसमें। बट यहाँ पे आपको लिखना कैसा है, यहाँ पे आपको लिखना है कैसा, देखो यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 के फैक्टर में क्या आगे कर सकता हूँ, √6 कर सकता हूँ। तुम बोलेंगे सर कैसे, √6 इंटू √6 क्या होता है, 6 होता है ना, तो हो सकता है, ठीक है। ये उसके फैक्टर गिर सकते हैं ना, क्यों नहीं गिर सकते, देखो रूट वाली टर्म है ना बीच में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे √6 और √6 क्या होता है, प्लस 2√6, बट मुझे तो माइनस 2√6 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से माइनस और माइनस लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं √6, क्योंकि मैंने जैसा √2 इंटू √2 लिखा है, वैसे ही √6 इंटू √6 में 6 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से -2 चाहिए ना मुझे, -2 -5 टाइम √6, तो -5 है। देखो अगर मैं माइनस के लगा तो √6 प्लस √6 2√6 आता था, इसलिए मुझे माइनस लगाना जरूरी लगा यहाँ पे। अगर मैं सोल्यूशन में लिखूँ, देखो ये सोल्यूशन में लिखना होता है आपको, पर मैं सोल्यूशन में टर्म्स को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 3x² करूंगा माइनस √6 माइनस √6, दोनों भी साइड में x लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2√6x है प्लस 2, ठीक है। आ गया आपके फैक्टर फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे √3x कॉमन लेना पड़ेगा,
तो आप बोलेंगे सर √3x क्यों कॉमन लेना पड़ेगा? देखो मैं अगर √3x कॉमन लूंगा तभी आपको इसके फैक्टर प्रॉपर मिलेंगे। देखो अभी आपको आगे समझ ही जाता है। √3x और यहां से मैं क्या कहूंगा √3, ठीक है, √3 तो √3 और x कॉमन लिया मैंने तो x, ठीक है। तो √3x 3x तो √3 तो 3 हो जाएगा और x इंटू x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं √3 को कॉमन लिया तो बचेगा क्या? √2 बचेगा। तो मुझे से इतने श्योरिटी से क्यों बोल रहे हो आप? देखो 3 इंटू 2, क्योंकि मैंने आपको बोला था √3 इंटू √2 कैसा लिख सकते हैं अपन? 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, मुझे याद है √6 होता है, ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ गया था मेरा √3 और √2 आ गया, तो √3 को मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से और बचा गया, फिर मेरे पास √2 बचा तो √2 मैंने अंदर लिख दिया, सिंपल। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ये टर्म बनानी है, अब ये टर्म बनेगी कैसे? तो ये टर्म बनाने के लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा? यहाँ से अब √2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो √2 कॉमन ले लिया मैंने। अब √2 कॉमन इसको देख लिया, इसको 3 देख के मैंने √3 लिखा और इसको देख के मैंने √2 लिख दिया। अब देखो फटाफट कैसा है, अंदर कौन बचेगा? माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से मुझे मिलेगा √3x। क्यों √3x मिलेगा? क्योंकि √2 इंटू √3 √6 माइनस लगेगा एंड x तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, यहाँ पे मैंने x नहीं लिया, सिर्फ कॉन्स्टेंट लिया, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे √2 लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 2 और माइनस माइनस प्लस। देखो तो हम कैसे एडजस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि मुझे कॉमन मिल गया और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? √3x माइनस √2 एंड सेकेंड क्या मेरा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से तो मुझे सेम ही लग रहा है, ठीक है, बट मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पे मुझे तभी भी 2 फैक्टर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, एंड क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस मुझे क्या मिलता है? 2 फैक्टर्स मिलते हैं। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से? बाय प्रॉपर्टी, आप लिखना मत भूलना, प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी क्या लिखूंगा मैं? वी गेट √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, और ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? सिंपली √2 और इसको नीचे भेज दो, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? x इक्वल टू √2 बाय √3, ठीक है, ये मिल जाएगा मुझे x इक्वल टू √2 बाय √3। क्यों? क्योंकि यहाँ √2 के नीचे चले जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा √3x, ठीक है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे √3 सेम मिलेगा मुझे, डिफरेंट तो मिलना नहीं है, ठीक है। ये तो आप निकाल सकते हो, मैं सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये होगा, नहीं तो और ये होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। तो दिस 2 रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए और सारे क्या है? दोनों के रूट क्या है? सेम है। तो ये था थोड़ा क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए था, एंड सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ इंपॉर्टेंट थोड़ा लॉजिक, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एक थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।